हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज देखेंगे वो सबसे पहले देखिए, ये जो बीएचयू बीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं इसी पे मैक्सिमम आए हुए रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमने हीट पढ़ा हुआ है, वर्क पढ़ा हुआ है और इंटरनल एनर्जी, और फर्स्ट लॉ में क्या होता है इन तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि एक ही में मतलब क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपको तीनों का चेक कर लिया जाता है कि हाँ आपको आता है कि नहीं। तो ये लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और बिल्कुल भी आसान होगा। हम इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आ सकते हैं और जो कि आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद और कुछ टाइम बचा तो और कुछ चीजें देख लेंगे। चलिए, यहां पे आपको देख रहा होगा कि फर्स्ट लॉ पे थर्मोडायनेमिक्स मतलब कि इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ मतलब कि इसका क्या मतलब है, क्वांटिटेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव लॉ, तो वो सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे, हमने बताया भी हुआ है पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको जो एनर्जी आ रही है वो चली जा रही है। मतलब कि आपका जैसे 5 रुपया यहाँ पे आपने खर्च किया, ठीक है, फिर -2 मतलब 5 रुपए खर्च मतलब आपको मिला, ठीक है, 2 रुपए खर्च हुआ, फिर 3 रुपया मिला, तो इन सबको जोड़ दिया जाए तो मतलब एक तरह से क्वांटिटी का ऐड हो रहा है, तो ये हम क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसमें पता नहीं चलता है कि आप किस तरफ खर्च कर रहे हैं या कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। मतलब कि ये जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 5 रुपया इतना आपको मिला, 2 रुपया खर्च हुआ, तो ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस वस्तु पे या किस चीज पे आपने खर्च किया। तो इसको बस क्वांटिटी एक बता रहा है कि हाँ इतना मिला, इतना खर्च हो गया। ठीक है, और क्वालिटेटिव में क्या होगा कि ये 5 रुपया मिला तो कौन दिया ये भी पता चलेगा, और किस काम के लिए मिला ये भी पता चलेगा, तो उसको हम क्वालिटेटिव बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बोले हैं। ठीक है, वहां पे समझेंगे तो मतलब वहां पे देखेंगे तो पूरा बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लॉ मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये इस चीज पे बेस्ड है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो यही है कि आपको 5 रुपया मिला, फिर 2 रुपया खर्च हुआ, तो सबको ऐड कर दिया जाए, मतलब जो एनर्जी को कंजर्व करा दिया जाए, तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है आगे के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी क्यू, यहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है, डी के डैश लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि ये पाथ फंक्शन है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जब भी लिखेंगे तो डी यू लिखेंगे, यहाँ पे डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन, हमने ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये डी डैश हो गया और डी यहाँ पे ऐसे डब्ल्यू हो गया, तो ये दोनों पाथ फंक्शन है, तो हमने इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज बताए हुए है पहले भी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो पॉइंट फंक्शन, मतलब कि ये आपका पाथ पे या इस तरह जाओ या इस तरह जाओ इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बट हीट और वर्क डिपेंड करेगा। तो अगर कोई भी क्लोज्ड साइकिल है, ठीक है, तो वहां पे जो डी यू है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो हमेशा 0 होगा किसी भी क्लोज साइकिल के लिए, जैसे इधर से जाए या इधर से जाए, क्योंकि इनिशियल फाइनल सेम ही होगा, तो इसके वजह से ये डी यू जो होता है ये हमेशा 0 होता है क्लोज साइकिल के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी क्यू और डी डब्ल्यू मतलब कि नेट हीट जो है इक्वल टू नेट वर्क डन के बराबर होता है। किसके लिए, यहाँ पे कंडीशन लिखा गया कि क्लोज साइकिल के लिए। और एक चीज और लिखी गई है यहाँ पे कि रिवर्सिबल हो या प्रोसेस या इरिवर्सिबल, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका क्लोज साइकिल है तो डी यू 0 लिखेंगे। ठीक है, अगर डी यू 0 हो गया तो आपका नेट हीट जो होगा वो नेट वर्क डन के बराबर हो जाएगा। और एक चीज है कि यहाँ पे ये जो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो ये आपको फर्स्ट लॉ में देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इनके जो रिजल्ट आए थे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, बस एक बार पॉइंट में हम देख लेंगे कि वो चीजें आपको ध्यान में आ जाए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आए तो आप डायरेक्ट ट्रिक कर पाए। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है कि हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, तो हमने बताया भी है कि हीट ट्रांसफर और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। यहाँ पे जो रिजल्ट आया पहला है कि हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन है। एनर्जी मतलब कि जो आपका एनर्जी का मतलब है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये पॉइंट फंक्शन है, ये कि डिपेंड नहीं करेगा पाथ पे, तो उन्हीं को बोलना है एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको लिखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आप किसी प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लोज साइकिल
के लिए तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी वाला टर्म नहीं आएगा। देखिए डी क्यू नेट मतलब सबमिशन, यहाँ पे डी क्यू हो गया, इंटीग्रल मतलब क्या होता है सबमिशन होता है, और नेट वर्क डन यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्लोज साइकिल के लिए थर्मोडायनेमिक में फर्स्ट लॉ ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी में, जैसे मान लीजिए आप पीवी डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, अब ये हो सकता है कि क्लोज साइकिल ना हो, यहां से 1 से 2 तक ही रिलेशन गया हो, मतलब यहाँ 1 से 2 तक ही आपका प्रोसेस है, तब तो आपका एनर्जी लिखना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं ये Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ई लिखते हैं, ठीक है। अब ई को हमने पढ़ा हुआ है कि ई को आइडियल केस में क्या लिख देते हैं, डेल यू लिख देते हैं, मतलब इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। इसमें क्या क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट करते हैं, जीरो मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कवर किया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं पिछला वीडियो में। तो इसका यही मतलब है कि इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी जो हमने पिछला पढ़ा है, इसलिए पढ़ाना जरूरी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ई या Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। यहाँ पे Q आपका हीट है, यहाँ पे ये वर्क डन है, और ये इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इसको ये लिखेंगे और Q माइनस डब्ल्यू को ये लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए ये आपका पाथ फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये पॉइंट फंक्शन आ जा रहा है, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी आपका पॉइंट फंक्शन है, ये दूसरा पॉइंट था। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे आपको पढ़े हुए हैं कि जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि मान लीजिए कोई बॉटल है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई चाय है या पानी है, ठंडा पानी है, ठीक है, थर्मल फ्लास्क है, तो आप क्या करते हैं, इसको आइसोलेट कर देते हैं, या कुछ प्रॉपर्टी होती है जिससे कि आपका एनर्जी आपका बाहर रिलीज नहीं होता। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि E1 जो रहेगा कुछ टाइम के लिए वो भी E1 E2 के बराबर रहेगा, मतलब आप 1 घंटा बाद देखें या 2 घंटा पानी ठंडा ही रहता है अगर थर्मल फ्लास्क में देखें तो इसीलिए बोला गया कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो उसी चीज को यहाँ पे उसके मतलब फर्स्ट लॉ के थर्मोडायनेमिक्स के ये आपका रिजल्ट आ गया 1, 2 और 3, ठीक है। फोर्थ क्या है, PMM1 इज नॉट, यहाँ पे इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या बोलते हैं इसको, परपेचुअल मोशन मशीन आप फर्स्ट काइंड, ठीक है। तो ये चीज बोलते हैं, इसका क्या मतलब है ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा पूछेगा नहीं बट अगर कभी पूछ दिया तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये इम्पॉसिबल क्यों है ये देख लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ बोला गया है ना कि Q आपका यहाँ पे देख लेंगे, Q आपका 0 है बट वर्क डन आपका हो रहा है। तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि आप कोई भी हीट नहीं दे रहे हैं फिर भी आपका वर्क डन हो ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, इसलिए ये डिवाइस जो है ये एक तरह से डिवाइस है जो कि इम्पॉसिबल डिवाइस है, ठीक है। तो ये डिवाइस है जो कि इम्पॉसिबल है, उसी को हम PMM1 इज इम्पॉसिबल ये बोले हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज में आ जाएगा फर्स्ट लॉ के। तो ये चारों कॉन्सिक्वेंसेज है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे जो कि मेन इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन ये आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो वो चीज देख लेंगे आपको बिल्कुल भी क्लियर होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन जो आया है। अब देखिए ये क्वेश्चन BHU BSc 2017 में आया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर जो लोग कर पाते हैं अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो एक बार देख लेंगे तो वो लोग भी इजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। दिया गया है कि एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल, यहाँ पे ABCA, ठीक है, साइकिल दिया हुआ है। यहाँ पे एज शोन इन द फिगर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि इफ नेट हीट सप्लाई, ठीक है। तो एक चीज आप देखने से पता चल रहा है कि ये आपका क्लोज्ड साइकिल है, ठीक है, क्लोज साइकिल है, और रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल इससे हमारा तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये चीज तो लिख सकते हैं नेट हीट इक्वल टू नेट, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ए नेट DW, ठीक है। नेट हीट जो हो रहा है सप्लाई या रिजेक्ट जो भी हो रहा है वो तो आपस में हो जाएगा, इनका नेट जो लेना है उसके नेट वर्क डन के बराबर कर देंगे। तो यही आपका फर्स्ट लॉ बोलता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ जो अभी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि नेट हीट सप्लाइड बाई द टू द गैस, मतलब कि टू द गैस मतलब गैस को दिया जा रहा है। तो हमने बताया हुआ है कन्वेंशन में कि हीट को जब टू द गैस होगा तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अगर रिजेक्ट हो रहा है तो निगेटिव लेते हैं। चाहे फिजिक्स लीजिए या केमिस्ट्री लीजिए, मतलब हीट में दोनों सेम रहता है, वर्क डन में चेंज होता है। तो ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में आया, तो फिजिक्स के आप अकॉर्डिंग करेंगे, ये देख लेंगे, फिजिक्स वाले पोर्शन में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस C से A, C से A वाले प्रोसेस में आपको पूछा गया है कि वर्क डन क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इक्वेशन में लिख लेते हैं कि इफ नेट हीट सप्लाइड टू द गैस, मतलब कि नेट हीट, तो इसी का तो वैल्यू दिया गया है टू द सप्लाइड, मतलब पॉजिटिव का प्लस 5 जूल हो जाएगा, ठीक है। टू द मतलब गैस को दिया जा रहा है तो आपका सिस्टम को दिया जा रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, इसके वर्क डन मतलब नेट वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर ओपन करें इंटीग्रल फॉर्म को तो इस तरह लिख सकते हैं, A से B जो होगा या B से C होगा, इन
आपस में ऐड कर दें तो वही तो हमारा नेट वर्क डन होता है। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ था, मतलब जो बताए हुए थे कि जो वर्क डन आप निकालेंगे अगर साइकिल से, जैसे हमने कोई एक डिब्बा बना लिया, ठीक है, हम इनका बोले थे कि वर्क डन कैसे निकालेंगे, आप इसका जो एरिया मतलब एरिया आप इसका निकाल देंगे रेक्टेंगल का, वही वर्क डन हो जाएगा। बट ये यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात थी कि ये हमारा पीवी डायग्राम था। अगर वीपी डायग्राम देखें तो ये चीज अलग हो जाएगी। मतलब एक चीज ये समझने को मिलता है कि हमारा जो एरिया है वो इस पे प्रोजेक्टेड होना चाहिए, मतलब कि ये मतलब वॉल्यूम वाले लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम वाले लाइन पे आपको प्रोजेक्टेड मिलेगा, तभी आप बोलेंगे कि वर्क डन है। अगर यहाँ पे वीपी है तो आपको किस पे प्रोजेक्ट करना होगा, यहाँ पे वर्टिकल वाले लाइन पर प्रोजेक्ट करना होगा, और इसी चीज को यहाँ पे ओरिजेंटल पे किए तब वर्क डन मिला। तो देखिए इस क्वेश्चन में पीवी ना देके वीपी दिया, यहाँ पे उल्टा दिया, यहाँ पे वी दिया और पी नीचे दिया। तो ये ध्यान देने वाली बात थी, ये गलती आप मत कीजिएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए से बी, अब ए से बी जा रहे हैं तो क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, फिजिक्स के लिए क्या बताए थे कन्वेंशन, एक बार और देख लेते हैं कि अगर वर्क डन एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर एक्सपेंड कर रहा है हमारा गैस, मतलब एक्सपेंड कैसे करेगा, जैसे V1 आपका 5 है और V2 कितना हो गया 10 हो गया, तो इसको बोलेंगे एक्सपेंड कर रहा है। तो वर्क डन क्या लेते हैं, बाय द गैस, और इसको पॉजिटिव लेते हैं फिजिक्स में। यहाँ पे फिजिक्स में क्वेश्चन दिया था तो सारी चीजें हम फिजिक्स में लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने वाली थी। तो देखिए अगर इसका वर्क डन लिखें तो क्या हो जाएगा, ए से बी जाना है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो पी जो बताए थे वर्क डन वाला पी डीवी लिख देंगे फिजिक्स में, तभी सेम हो जाएगा। केमिस्ट्री में क्या लिखे थे इसी चीज को, माइनस पी का डीवी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे लेंगे कि कौन सा पोर्शन में आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे इसका लिखेंगे, यहाँ पे इसका लिखेंगे। ये इसका तो पूछा ही है तो इसको सॉल्व करके लिख देंगे। बी से सी, देखिए बी से सी में जा रहे हैं तो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये चीज हमारा जीरो होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए क्या बताते हैं, पी डीवी, मतलब वी इनिशियल वी फाइनल सेम है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसको लिख देंगे, ये आपका निकालना ही है तो ये आप निकाल के डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो अगर समझ रहे हैं चीजों को तो देखिए कितना सिंपल हो जा रहा है। ठीक है, तो P इंटू डीवी, मतलब प्रेशर आपका कितना है, ये 10 वाला है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, और डीवी मतलब वी फाइनल आपका 2 है और इनिशियल कितना है 1 है, और यहाँ पे वर्क डन सी से ए आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सिंपली इस तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, एक भी लोगों को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से बताएंगे, बट समझ में आना चाहिए। मेन क्या है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आप पूछ लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना आए लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो मेन क्या है कि हमने अगर क्लोज साइकिल दिया है तो यहाँ पे क्लोज साइकिल के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे कि नेट जो हीट होता है वो नेट डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे डेल्टा यू जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन है, वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल फाइनल उसका सेम है। तो इसकी वजह से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यू क्या है, प्रॉपर्टी है, फिर पॉइंट फंक्शन, ये हमने पहले ही वीडियो में बता चुका है। ठीक है, तो वहां से आप देख पाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद ये चीज जीरो हो जाएगी, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली थी कि ये वीपी है ना कि पीवी है। अभी क्वेश्चन फिर से देखेंगे, एक और क्वेश्चन आया उसी पे, तो उससे आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा अगर इसमें नहीं प्रॉब्लम, मतलब इसमें प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को इसमें ध्यान से पढ़िए। द फॉलोइंग आर ऑन द पीवी डायग्राम, दिया है यहाँ पे पीवी और वीपी दोनों दिया है, तो इसको दोनों बोलना चाहिए। चलिए हम लिख देते हैं वीपी डायग्राम। ठीक है, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस से मतलब एक चीज तो समझ में आ गया क्या होगा, साइक्लिक है तो यहाँ पे डी मतलब डी यू जीरो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा क्यू नेट जो है डब्ल्यू नेट के बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको तो समझ में आ रही होगी अब कि अगर साइक्लिक है तो ये फर्स्ट लॉ से क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर ए गैस इन विच ऑफ द प्रोसेस, मतलब ये जो सारे प्रोसेस दिए हैं, इज नॉट ए हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, मतलब हीट एब्जॉर्ब। देखिए दो चीज हमने पढ़ा हुआ था, हीट गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम हमने क्या बताया था, हीट गिवन टू द सिस्टम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, और एक चीज हमने पढ़ा था हीट
रिजेक्ट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। हीट गिवन और हीट मतलब दिया जा रहा है सिस्टम को, यहाँ पे कोई सिस्टम में हीट देंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा और हीट यहां से लेंगे तो ये हीट रिजेक्ट वाले को क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे, ठीक है। एक चीज इसको अगर और फॉर्म में चेंज करें, इंग्लिश वाले का ही खेल है यहाँ पे कि हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब एक तरह से बोले कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है ये सिस्टम हमारा, तो इस चीज को लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या कर रहा है, नॉट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यही चीज तो पूछा है हमारा कि कौन से प्रोसेस में ये हमारा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो जो हमारा हीट अगर निगेटिव आ गया उसी में हम मतलब क्यू नेट अगर जिसमें निगेटिव आ रहा है जिस साइकिल में, उसको हम बोल देंगे कि ये हमारा रिजेक्ट कर रहा है, मतलब कि नॉट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हमने आपको एक चीज और बताया था कि वर्क डन अगर हम फिजिक्स में बात करें, ठीक है, तो क्लॉक पॉजिटिव कब लेते हैं, साइकिल जब हमारा क्लॉकवाइज हो, और निगेटिव कब लेते हैं, हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो। ये कब बताए थे, जब हमारा पी से वी डायग्राम है, ना कि वी से पी डायग्राम है, ठीक है। तो अगर हम वी से पी डायग्राम में बात करें तो एक आपका मतलब याद करना होगा, ट्रिक ही है एक तरह से बोले तो, मतलब ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं प्रोसेस से भी और ऐसे याद करके भी। तो अगर हम यहाँ पे वीपी मतलब आपका जैसे कि यहाँ पे दिया है वी से पी, ना कि पी से वी, हमने जो पढ़ा है पी से वी पढ़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया वी से पी, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्लॉकवाइज निगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे ये चीज आप अगर नोट करना चाहे कॉपी में तो ये नोट कर सकते हैं, इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ग्राफ को देखते ही, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं रहता कि आप सॉल्व करो वहां पे, तो ऐसे भी आप इस चीज को याद करके आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ हमने क्या बताया, हमने ये चीज पढ़ा हुआ था। एक चीज हमने क्या नया सीखा यहाँ पे कि ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब कि क्लॉकवाइज के टाइम में ये जब हमारा वी से पी डायग्राम दिया गया है, मतलब अगर इसका हमें डायग्राम बनाना रहे वी से पी, अभी देखे थे कि हमको किस पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ये मतलब वॉल्यूम वाले लाइन पे, ठीक है। तो इस पे करेंगे तभी हमको वर्क डन मिलेगा, तो ये चीज थी, इसलिए ये साइन भी हमारा निगेटिव हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ पे हमने पहला अगर ऑप्शन चेक किया, ठीक है, कि हमारा सही है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये आपका कौन सा प्रोसेस है, देखिए क्लोज साइकिल है, मतलब क्यू नेट इक्वल टू क्यू मतलब डब्ल्यू नेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज तो जीरो ही होगी तो इसको काट देते हैं, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं कौन सा साइकिल है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ये आपका क्लॉक है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज हो गया तो मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब क्यू जो नेट होगा ये डब्ल्यू नेट के बराबर हो जाएगा। तो जब डब्ल्यू नेट हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो ये हमारा भी पॉजिटिव आएगा, मतलब हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब होगा। देखिए यहाँ पे ये चीज हमने लिखा है कि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। क्यू नेट आपका पॉजिटिव आ गया तो हीट गिवन मतलब हीट दे रहे हो सिस्टम को, मतलब क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। पूछा क्या है, नॉट एब्जॉर्ब, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। जो भी पीवी में अगर क्लॉकवाइज है तो वो आपको हीट एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव मिलेगा। तो ये देखिए ये भी पीवी डायग्राम है और ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये भी आपका पॉजिटिव है तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब प्रॉब्लम आती है कि पीवी मतलब वीपी डायग्राम में, क्योंकि वीपी डायग्राम में इसका जस्ट अपोजिट होगा, जो क्लॉकवाइज था वो हमारा निगेटिव आएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज था वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे वो आप आंसर टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने बस सिंपल सा क्या सीखा, ये चीज नहीं सीखी और उसके बाद हम आंसर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे तो वो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं ये वाले चीज को। तो देखिए ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ये देखिए ये इस तरह घूम रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या बताए थे, अगर वीपी डायग्राम है तो हमारा डब्ल्यू हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है और हमारा क्या है, वीपी डायग्राम पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा इस पे प्रोजेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉक होने के बावजूद ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्यू नेट भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन चला गया, तो बचा क्या है, यही ऑप्शन तो बचा। या आप डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, देख लेते हैं चलिए ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा है साइकिल, यहाँ पे एक तो वीपी है, तो मतलब जो हम पीवी पढ़े थे इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो वीपी के लिए कब निगेटिव होगा, जब हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्लॉकवाइज देखिए है कि नहीं, तो देखिए ये क्लॉकवाइज है और ये हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा वीपी पे है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू नेट हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया, ठीक है। उसके वजह से क्यू नेट हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब हीट नॉट एब्जॉर्ब, हीट जो है नॉट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, मतलब हीट रिजेक्ट हो रहा है। ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन में, हीट किसमें रिजेक्ट कर रहा है, ये हीट रिजेक्टेड तो इसी में कर रहा है, ये आपका ऑप्शन सही है। तो ये देखिए आपको कितना सिंपल हो गया, हमने जो चीज पढ़ा उन्हीं का यूज करके, हमने वर्क डन पढ़ा था उसका यूज किए, हमने हीट पढ़ा था उसका यूज किए, इन्हीं सारे चीजों का यूज करके हमने एक नया मतलब कंसेप्ट सीखा, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर एक बार भी पढ़ लिया 5-6 घंटे तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आता है, दोनों कवर हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं इसमें।
अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए ये एडियाबेटिक वाला आपको पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये चीज हम देख लेंगे, सारी चीजें पूछे जा सकती हैं, इसलिए इस चीज को डिस्कस करना, मतलब इस टर्म को डिस्कस करना अनिवार्य है। चलिए हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे है हीट ट्रांसफर इन द वेरियस प्रोसेस, ठीक है। हमने ये सारे प्रोसेस आपको एक बार डिस्कस किया भी है। कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे तो वहां से आप देख भी सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब इसको क्या बोलते हैं, जो भी होता है आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, तो ये भी कभी कभी दे दिया जाता है इसके जगह पे, ठीक है। तो इन सारे नाम को आप देख लेंगे एक बार। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले दिन, हीट के दिन, ये चीजें पढ़ा हुआ है, ठीक है। एमसीवी डेल्टा टी इसको बोलते हैं, ठीक है। और डेल्टा टी यहाँ पे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसको क्या बोलते हैं, सी को। यहाँ पे अगर गैस दिया गया है तो सीवी हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा प्रेशर है तो यहाँ पे एमसीपी लिखते हैं इसी चीज को, ठीक है। तो उसी चीज को देखेंगे कहां से आया है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लॉ अभी पढ़ा है, तो क्या बोले थे, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, ये चीज हमने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होता है। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि अगर पीवी डायग्राम पे देखें कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस, जैसे पीवी, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, 1 से 2 होगा। तो इस पे क्या बताए थे, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वर्क डन हमारा पी डेल्टा वी बोलते हैं, और डीवी आपका 0 हो जाता है, जिसके वजह से आपका वर्क डन 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ देखने को मिली कि वर्क हमारा हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाता है, ठीक है, इस वाले कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। और कांस्टेंट ये इंटरनल एनर्जी को आप क्या लिखते हैं, एमसीवी डेल्टा टी, ठीक है। तो देखिए यहां से भी आ गया, और डायरेक्ट जब आप लिखते थे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, एमसीवी डेल्टा टी, और यहां से भी देखने को मिल गया कि डेल्टा यू इक्वल टू एमसीवी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला ही होता है। तो इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे, दोनों तरफ से एक ही आंसर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है ये देख लेते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से प्रोसेसेज में Q इक्वल टू डेल्टा यू आ गया, तो ये चारों प्रोसेस दिए रहेंगे, इसी में एक आएगा तो आप टिक कर पाएंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम में जो होता है हीट हमारा वर्क डन के मतलब इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया भी था कि ये देखिए ये इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, तो ये हम बोल सकते हैं ये टेम्परेचर का फंक्शन है, किसके लिए, ये आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप हमने पढ़ा भी हुआ है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्क डन 0 हो जाएगा, फिर ये हमारा हीट इसके बराबर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि पूछा भी हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे। अब कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, आइसोबारिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, हमने सब कुछ बताया हुआ है वहां पे प्रोसेसेस जो थे, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलते थे अभी बताया, एमसीपी डेल्टा टी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्स्ट लॉ से लिखे तो Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, उस साइड भेजते हैं, ठीक है। तो Q लिख देंगे डी यू और W, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, P इंटू डीवी, ठीक है। और ये आपका डीवी हो गया। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ये सब सारी चीजें आसान है, आप एक बार अपने से कर लीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक तरह से ये चीज को अगर थोड़ा ऑब्जर्व किया जाए, P इंटू डीवी, तो एक तरह से अभी मतलब ऐसा कुछ है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव में जो आपका ये बाहर आ गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पी वी अब प्लस डी यू, मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू। अगर इसको थोड़ा सा और यहाँ पे डी कॉमन ले तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आप पढ़े होंगे, U इक्वल टू यू प्लस पीवी, ये आपका एंथैल्पी होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला आपका और आ गया, ये एंथैल्पी का टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ऐसे सॉल्व करके हम क्या ला दिए, यहाँ पे Q का वैल्यू यहाँ पे डेल H हो गया। तो यहाँ पे आप ये एक चीज ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, Q इक्वल टू DH होता है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछने मतलब देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि Q इक्वल टू DH किस प्रोसेस के लिए होगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये एंथैल्पी का डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए हमारा Q इक्वल टू डेल्टा H हो गया, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू डेल्टा H। तो एक तरह से बोल सकते हैं ना कि इंटरनल एनर्जी जैसे ही होगा कि ये भी फंक्शन आप किसका होगा, टेम्परेचर। कब होगा, जब ये आइडियल केस होगा, ठीक है। आइडियल गैस के लिए ये भी आपका फंक्शन आप टेम्परेचर हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह आप इस चीज को भी समझ सकते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी था, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, वहां से हम सॉल्व कर भी लेंगे, ठीक है। अगर एंथैल्पी आप लोग नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये एंथैल्पी तब यूज करते हैं जब फ्लूइड हमारा फ्लो करता है, ठीक है। जैसे हमारा कोई फ्लूइड है यहाँ पे, ठीक है, उसके पास कोई इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से इस मतलब यहां से 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी तो होगा इस पॉइंट पे, फिर यहाँ पे इतना दूरी जो तय किया उसमें जो वर्क डन हुआ P इंटू वी लिखते हैं, ठीक है। इसको फ्लो वर्क भी लिखते हैं, या आप जब
फ्लूइड फ्लो करता है तो ये चीज लिखते हैं। तब यहाँ पे आया तो आपका क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा ये वाली चीजें, तो U प्लस पीवी, तो इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी। तो ये चीज आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। U प्लस पीवी अगर भूल भी गए तो यहाँ पे आप ऐसे याद करेंगे कि कोई फ्लूइड है उसके पास इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। फिर जब ये एंथैल्पी का टर्म कब यूज करते हैं, जब ओपन फ्लो होता है, मतलब यहाँ से यहाँ मतलब कोई फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ वर्क डन होगा फ्लूइड का, तो P इंटू वी लिख देंगे, और यहाँ से जो टोटल मतलब हमारा एनर्जी हुआ इस पॉइंट पे आने के लिए, तो यहाँ पे U प्लस पीवी हो जाएगा, यही हमारा एंथैल्पी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप इस चीज को भी याद कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि Q इक्वल टू mCp डेल्टा टी पढ़े थे, और ये आपके किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा एच, मतलब कि चेंज इन एंथैल्पी के। तो इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है, जेई में भी आया हुआ है, आपके में भी आने का चांस है, और आप में आया भी हुआ है, तो उसको भी देखेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे अब और कुछ प्रोसेस है देख लेते हैं। यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आइसोथर्मल मतलब क्या बताए थे, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। अब देखिए डेल्टा यू क्या बताए थे, mCv डेल्टा टी होता है, और डेल्टा टी किसका है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, मतलब ये U फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। अगर टी फाइनल टी इनिशियल सेम हो जाएगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये चीज जीरो हो जाएगी हमारी डेल्टा टी वाली, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये चीज हमारी जीरो होगी तो Q इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने को मिल जाएंगे कि कब Q इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, तो कब होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट इक्वल टू वर्क हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, और इनका आप वर्क का मतलब पढ़े हुए हैं कि जैसे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होता है, P1 V1 ln, यहाँ पे ln E होता है, अब देख लेंगे, हमने पिछले में बताया भी है वर्क डन वाले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे V2 बाई V1 होता है। अगर इसको प्रेशर के टर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, P1 V1 ln P1 बाई P2, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब एडियाबेटिक में आ जाते हैं, एडियाबेटिक को क्या बोले, Q इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। तो यहाँ पे Q आपका जीरो हो गया, और ये D मतलब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस डी इक्वल टू डी यू हो गया, ठीक है। ये हमारा एक तरह से ये क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं कि कौन से प्रोसेस में ये पॉइंट फंक्शन बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंट फंक्शन किस में बन जाता है। देखिए ये आपका पाथ फंक्शन है, ठीक है। इसको देखें तो ये हमारा पाथ फंक्शन है, बट ये क्या है, हमारा पॉइंट फंक्शन है, और Q वाला टर्म तो हमारा है नहीं, तो ये इसके बराबर हो गया। तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये हमारा इस वाले केस के लिए पॉइंट फंक्शन बन जाता है। जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये वर्क हमारा क्या बन जाता है, पॉइंट फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम में पूछे भी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ध्यान दे लेंगे कि W जो होता है वर्क होता है, जो आपका पॉइंट फंक्शन बन जाता है किसी केस में, यहाँ पे एडियाबेटिक के केस में। तो ये आप याद कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका BHU BSc में भी आया हुआ है, और जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप वो सिंपल वाला क्वेश्चन कर लेंगे जेई एडवांस का, तो उसी से पूछता है, ठीक है। 2014 में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ, तो देख लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाए भी हैं जो सॉल्व किए हैं जेई एडवांस या जेई मेन से आए हुए हैं, ठीक है। तो वही रेफरेंस लेके हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में आसानी हो सके। तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, ठीक है, एंड रिवर्सिबली फ्रॉम, यहाँ पे V1 हो गया, ये V2 एक्सपेंड कर रहा है, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंड कर रहा है एट 300 केल्विन पे। द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर द प्रोसेस, तो अभी हम पढ़े थे एंथैल्पी क्या होता है, जो फ्लूइड के पास एनर्जी होता है U, और जो जाने में टाइम लगा है ये इसके बराबर हो गया। या ऐसे पढ़े थे Q इक्वल टू क्या पढ़े थे, डेल्टा एच पढ़े थे, और Q हमारा किसके बराबर है, mCp डेल्टा टी। तो ये चीज था। और आइडियल केस है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा आइडियल केस के लिए। जो H है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, किसके लिए, आइडियल के लिए, आइडियल गैस के लिए। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि आइडियल गैस दिया गया है एक्सपेंडेड, ठीक है। और आइसोथर्मली बोला है, एक चीज यहाँ पे देखिए आइसोथर्मली बोला है। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर बराबर है, T1 इक्वल टू T2, तो डेल्टा टी क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो अब mCp डेल्टा टी करेंगे तो ये चीज आपका जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो होगा तो डेल्टा एच भी तो जीरो ही होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जीरो हो जाएगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला आपका बिना यूज किए हुए आ गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं हुआ था, और यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये स्पेशल केस है, कब लगाते हैं, आइडियल गैस के लिए ये चीजें यूज करते हैं। अगर आइडियल नहीं है, रियल फ्लूइड है, तब आप चीजें नहीं यूज करेंगे, ये इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ था आइडियल गैस है, एक्सपेंड आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर बराबर है, तो ये चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डेल्टा टी इस केस में जीरो होगा, जिसकी वजह से डेल्टा एच भी जीरो होगा। तो ये इसका आंसर जीरो हो जाएगा। देखिए अगर आप समझ गए एक बार चीजों को, मतलब इस चैप्टर को, तो कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में के लिए। तो एक बार अपने से भी देखिएगा जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन आपको जो 2019 में आया हुआ वो सेकेंड लॉ पे आया हुआ है, तो
उस वाले क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आया था सेकेंड लॉ पे, तो वहां से भी आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आया हुआ है जेईई एडवांस का है, हो सकता है कि आपके टाइम में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि 1 मोल ऑफ एन नॉन आइडियल गैस। देखिए यहाँ पे नॉन आइडियल दिया गया है, तो ये वाला फार्मूला आप यूज नहीं करेंगे। ये किसके लिए है? आइडियल के लिए। ठीक है, अंडरगोज ए चेंज। ठीक है, आप है इतना 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 दिया है, ये दिया है, आप देख लेंगे। विथ ए चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज दे दिया है। पूछा है कि एंथैल्पी क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी। तो अभी हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? H इक्वल टू U प्लस पी भी पढ़े थे। ठीक है, अगर हम इसको डेल्टा H लिखना रहे तो ऐसे लिख सकते हैं U2 माइनस V1। ठीक है, और इसका डिफरेंस ले लें तो यही तो हमारा हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो यही चीज आपको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये डेल्टा U लिख देंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, और इसका P2 V2, यहाँ पे P2 V2 भी दिया है, यहाँ पे P1 V1 भी दिया है। इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस वाले फार्मूला में देखिए ये चीज नहीं अप्लाई करेंगे, तो ये पता होना चाहिए कब अप्लाई करेंगे कब नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर है 2 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे P2 लेना है तो 4 हो जाएगा आपका, और वॉल्यूम हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और V1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 30 हो गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 20 हो गया, माइनस का 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आप देख लेंगे, यहाँ पे 30, यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे ना, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे 44 हो गया आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी पॉइंट में तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता है, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपका क्वेश्चन आता हुआ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो आप मैसेज से भी कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपको जैसे मतलब अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक। जो भी प्रॉब्लम हो आप बोल दीजिएगा, या जो भी टॉपिक हो पढ़ाना हो तो अगर हमें टाइम मिलेगा तो जरूर पढ़ाएंगे। चलिए इस वीडियो में यही तक।